हेलो एवरीवन, सभी का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। 11 सितंबर की क्लास है आज की, द हिंदू की, जिसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन तीनों को अपने अटैक करने की कोशिश करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये जो क्लास है इसको आप बहुत रिलेटेबल पाएंगे आज। इस क्लास में आपको बताया गया है कि ई कॉमर्स कंपनियां अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब आपसे कैसे बदमाशी करती हैं, आपकी मानसिकता का फ़ायदा उठा करके आपसे पैसा कमाती हैं। सरकार इनको रोकने के लिए कोई नया कानून लेकर के आ रही है। इन बदमाशियों के बारे में इस आर्टिकल में आपको समझाया गया है। शुरू करेंगे क्लास को अपने क्विज़ के साथ में। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्लास को मन से लो, मज़े से सब चीज़ों को सीखो और कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब हर कॉन्सेप्ट को इस क्विज़ पे अप्लाई करो। आपका ऑब्जेक्टिव ये है 8 आउट ऑफ 8 आपको मार्क्स मिले। क्विज़ को क्लास के लास्ट में आपको जो है सोल्यूशन करवाते हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी सिक्योर एंड फेयर। देखिए, सिक्योर का मतलब होता है जी सुरक्षित, महफूज या प्रोटेक्टेड, सेफ। और फेयर वर्ड जो है इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं इंग्लिश में। इसका जो कॉमन मीनिंग है फेयर का वो होता है जी एक मेला, ट्रेड फेयर, एनिमल फेयर, बिजनेस फेयर, है ना, मेला, गैदरिंग। दूसरा इसका मीनिंग होता है जस्ट या फिर अनबायस्ड या फिर निष्पक्ष बोल सकते हैं आप जिसको। और तीसरा फेयर वर्ड का मीनिंग होता है गोरा यानी लाइट स्किन्ड या फिर प्लेजेंट, लुभावना, हैंडसम। तो ये फेयर वर्ड 3 मीनिंग अंग्रेजी में रखता है। मेले को भी फेयर बोलते हैं, FAIR। निष्पक्ष आदमी को जिसमें कोई फेवरेटिज्म ना हो, कोई बायसनेस ना हो, उसको भी फेयर बोलते हैं, जस्ट को। और गोरे आदमी को या प्लेजेंट पर्सनैलिटी को जो देखने में लुभावना हो, उसको भी अंग्रेजी में फेयर बोला जाता है। कह रहा है जी किसी को हमें सिक्योर और फेयर बनाना है, और यहाँ पे फेयर की बात करके कह रहा है जस्ट या निष्पक्ष बनाने की, अनबायस्ड या, समझ गए ना, उस टाइप का बनाने की। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आज की डेट में ना तो सिक्योर हैं ना फेयर हैं। हर वक्त ये इस फिराक में रहते हैं कि कैसे आपको काटा जाए, कहाँ पे आपकी मानसिकता इनके हाथ में आ जाए और वो चीज़ जो है ना अपनी जो बिकवाना चाहते हैं वो आपसे बेच डालें। तो अब इसके लिए ऑन ई कॉमर्स ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड रेगुलेशन लगाया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से ई कॉमर्स इंडस्ट्री के ट्रेड की प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाया जाएगा। समझ गए? ई कॉमर्स क्या है? ऑनलाइन जो भी सर्विसेज या फूड या प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर करते हैं, चाहे खाना हो, चाहे कैब हो, चाहे एयरलाइन हो, चाहे जूता हो या चाहे मूवी टिकट्स हो। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे टाइटल पैराग्राफ से क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी एफर्ट्स टू रेगुलेट अनफेयर ऑनलाइन ट्रेड प्रैक्टिसेस वर ओवर ड्यू। कह रहे हैं जो एफर्ट्स हैं, जो कोशिशें हैं, और कौन सी कोशिशें? रेगुलेट करने की, नियमित करने की या कंट्रोल करने की। अच्छा, किस चीज़ को? ऐसी ऑनलाइन ट्रेड प्रैक्टिसेस को, ऐसे ऑनलाइन ट्रेड के तरीकों को जो अनफेयर हैं, जो फेयर नहीं है, जो गलत हैं। कह रहे ये एफर्ट्स जो थे ये ओवर ड्यू थे, ये बहुत लेट हो गए हैं, ये बहुत पहले से ड्यू हैं, 2012 से 15 से ड्यू हैं, लेकिन 2023 में किए जा रहे हैं। ओवर ड्यू समझ गए ना, डिले हो गए हैं, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एफर्ट्स आपका सब्जेक्ट है, वर्ब इसकी है वर। एफर्ट्स प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ें, टेंस पकड़ें और वॉइस पकड़ें। सब्जेक्ट वर्ब, टेंस और वॉइस, इन तीनों को जब आप पकड़ते हैं किसी सेंटेंस में, उसके बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में आएगी। तो ये सबसे पहला काम अपने को हर सेंटेंस में करते रहना है। सब्जेक्ट्स मैंने ग्रीन में और वर्ब्स मैंने पिंक में मार्क कर दिए हैं। ओवर ड्यू आपने देख लिया, जो चीज़ काफ़ी वक्त से ड्यू हो, जो बहुत लंबे वक्त से पेंडिंग हो। चलिए आगे बढ़ेंगे, पूरा मामला क्या है वो भी समझेंगे और इसकी वोकैब भी देखेंगे। ये वर्ड देख रहे हो ना, भारी भरकम, इंसीडियस, क्या होता है इंसीडियस? तो इस सारे वर्ड्स को मैं आपको डिटेल में एक साथ दिखा देता हूँ ताकि आप आर्टिकल को स्मूथली पढ़ सकें। एक लाइक और एक शेयर क्लास को जरूर से दें अगर आप रेगुलरली क्लास को वॉच करते हैं। और उसी के साथ में एग्जाम्स की तैयारी के लिए जिन बच्चों को मॉक टेस्ट पासेस की ज़रूरत है, तो टेक्स्ट बुक के प्रो पास पे, नॉर्मल वाले पे नहीं, प्रो पास पे सेल एक्टिव हो चुकी है 3 दिनों की। इसमें आपको प्रो वाला पास मिल रहा है लगभग 449 में 450 रुपये में। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ग्रुप बी, ग्रुप सी लेवल के, SSC, बैंकिंग, रेलवेज, सभी एग्ज़ाम्स एक सिंगल पास में 70,000 मॉक टेस्ट के साथ में आपको अवेलेबल होते हैं। और प्रो वाला जो वर्जन है इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाते हैं अपने एग्जाम के, मॉक टेस्ट की फॉर्म में आप उनको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। इस प्रो पास का फ़ायदा लेने के लिए सेल्स के दौरान आप जाएं कमेंट सेक्शन में, आपको मिलेगा प्रो का लिंक पे क्लिक करें। इस तरह से कुछ 500 रुपये का आपको ये दिखाएगा, 499 का। इस पे आप कूपन अप्लाई करेंगे YT10, ये प्राइस घट के आपका हो जाएगा लगभग 449। इफ़ यू नीड द पास दिस कुड बी द राइट टाइम। चलिए वोकैब शीट अपनी,
11 जो है सितंबर की क्लास की। थोड़ा जूम इन कर दूँ मैं, 5 वर्ड्स हैं अपने पास। कल्मिनेशन से शुरू करेंगे। देखिए जी, कल्मिनेशन वर्ड जो है ना, एक सेकेंड। कल्मिनेशन वर्ड का मतलब होता है फाइनलाइजेशन या किसी चीज़ का आखिरी मुकाम। जैसे मेहनत का कल्मिनेशन क्या होता है? सक्सेस। जैसे आलसी पने का कल्मिनेशन क्या होता है? अ, नाकामयाबी, जिंदगी में परेशानियां, है ना। हर चीज़ का कुछ कल्मिनेशन होता है, समझ पा रहे हैं ना। तो सक्सेस इज द कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क। सक्सेस जो है वो कल्मिनेशन होता है, फाइनलाइज्ड पोजीशन होता है या आखिरी डेस्टिनेशन होता है कई सालों के हार्डवर्क और प्रैक्टिस का। कल्मिनेशन को आप पिनाकल, जेनिथ या कॉन्सुमेशन भी बोलते हैं। इसका एक कॉमन सा सिनोनिम है क्लाइमैक्स। मूवी का भी क्लाइमैक्स होता है ना, लास्ट में गब्बर के साथ ठाकुर ने क्या किया, वही क्लाइमैक्स है। तो मूवी का कल्मिनेशन या मूवी का क्लाइमैक्स, ऐसे आप इस वर्ड को कनेक्ट करके रखें। ये वर्ड बना है कल्मिनेट नाम की वर्ब से। कल्मिनेट का मतलब होता है आखिरी मुकाम पे पहुंचना या कहीं पे जाके एंड अप होना। ऑल योर एफर्ट्स विल कल्मिनेट इन योर सक्सेस। सारी आपकी कोशिशें आपकी सक्सेस के मुकाम पे पहुंचेंगी, कल्मिनेट करेंगी आपकी कामयाबी में। चलिए, बहुत कॉमन वर्ड है ये, रूटीन लैंग्वेज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला वर्ड है अपने पास यूबिक्यूटस। इतनी बार एग्जाम्स में आ गया कि ये हर बच्चे को आता ही होगा, फिर भी मैंने रख दिया इस वर्ड को अपनी वोकैब शीट में। यूबिक्यूटस एक वन वर्ड है। इसका मतलब होता है जो हर जगह हो, जो यूनिवर्सल हो, या इसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट, जो हर तरफ फैला हो, वाइड स्प्रेड भी बोल सकते हैं। प्लास्टिक बैग्स आर यूबिक्यूटस। प्लास्टिक की थैलियाँ सर्वत्र हैं, ओमनी प्रेजेंट है, जहाँ जाओगे वहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रैम्बल। देखिए, स्क्रैम्बल का मतलब होता है हड़बड़ी, नाउन फॉर्म में, ठीक है। और वर्ब फॉर्म में स्क्रैम्बल का मतलब होता है हड़बड़ी करना। और कैसी वाली हड़बड़ी? क्लमजी वे के अंदर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ इस पर, एक बार जो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, शायद आप भी उससे कनेक्ट कर पाएँ। आपके घर से कोई घर का मेंबर है, कोई बच्चा है जो गली में खेल रहा है ना। आप जो है छत पे खड़े हैं या अपने कमरे में बैठे हैं। अचानक से आपको कुछ ऐसी आवाज़ आई एक्सीडेंट की, किसी के रोने की, तो आप कैसे भागते हैं? जो आप भागने का जो आपका मूवमेंट है ना, वो मूवमेंट स्क्रैम्बलिंग मूवमेंट होगा। आधी चप्पल पहनी है, आधी नहीं पहनी है, नंगे पाँव भी भाग लिए, रास्ते में शायद किसी चीज़ को पाँव भी लग गया आपका। तो ये वाली जो हड़बड़ी होती है, जो क्लमजीली आप करते हैं डेस्परेशन में, अंग्रेजी में उसको स्क्रैम्बल करना बोलते हैं। इससे याद रह जाएगा। तो ये वर्ड एक्चुअली आपको भावना के साथ में आप इसको पकड़ लेंगे, इंटेंट के साथ में। सेवरल अफगान नेशनल्स वर सीन स्क्रैम्बलिंग टूवर्ड्स एयरपोर्ट टू लीव द कंट्री। बहुत सारे अफगानी जो हैं वो देखे गए थे स्क्रैम्बल करते हुए, हड़बड़ी में भागते हुए एयरपोर्ट की तरफ, कंट्री को लीव करने के लिए, देश को छोड़ने के लिए। तो ये वर्ड आर्टिकल में आप देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़े। अगला है जी फुटप्रिंट। ये वर्ड वैसे तो देखते ही समझ में आ रहा है, फुट मतलब पाँव, प्रिंट मतलब छाप, कदमों की छाप। लेकिन इस वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, इसलिए मैंने इसको रखा है। ना केवल कदमों की छाप के लिए यूज़ करना है, बल्कि आपके इंप्रेशन के लिए भी इस वर्ड को आप यूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं है आप कहीं रेत में, रेगिस्तान में गए और अपने कदमों की छाप छोड़ के आए तो आप उसी को फुटप्रिंट बोलेंगे। अगर आपने कहीं पे नौकरी करते हैं, कुछ अच्छा काम किया है, तो वहाँ जो इंप्रेशन आपने डाला है ना, वो भी आपका फुटप्रिंट है। समझ पा रहे हैं? लिटरली और फिगरेटिवली दोनों तरीके से वर्ड यूज़ होता है। इंडियन आईटी कंपनीज हैव मेड अ फुटप्रिंट इन ग्लोबल मार्केट्स। भारत की आईटी कंपनीज ने एक बहुत अच्छी छाप, इंप्रेशन या फुटप्रिंट को छोड़ा है वैश्विक बाजारों में, ग्लोबल मार्केट्स में। इसको इम्प्रिंट या मार्क भी बोलते हैं। यू विल सी द वर्ड फुटप्रिंट इन द आर्टिकल टुडे। चलिए, लास्ट वर्ड है आज का, एडवांस वर्ड इंसीडियस। पहली बार आप इस वर्ड को देख रहे हैं। इंसीडियस पता कैसे बना है? बता ही देता हूँ मैं आपको ये बना कैसे है। ये वर्ड बना है इनसाइड प्लस में अस से। इनसाइड प्लस में अस से। आपके अंदर क्या चल रहा है आपको पता है? अभी कौन सी बीमारी पैदा हो रही है? भगवान ना करे किसी के भी अंदर हो, लेकिन जिस बेचारे के होती है उसको कभी पता होता है कि मेरे अंदर कोई बीमारी पनप रही है? बाद में पता लगता है जब सिम्टम्स आते हैं। तो ये जो बीमारियां होती हैं ना, जो डिसीज होती हैं, वो हमारे अंदर पनपती रहती हैं, स्नीक करके यानी छुप करके, डेंजरस तरीके से हमारे अंदर बैठी रहती हैं। इनसाइड जो हमारे अस है वही इंसीडियस है। हर वो चीज़ इंसीडियस है जो चुपचाप जो है अंदर ही अंदर चल रही है, लेकिन बहुत डेंजरस हो सकती है। नेगेटिव वर्ड है, अच्छी चीज़ों के साथ में यूज़ नहीं होता। समझ के? बीमारियों के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। किसी की कोई फीलिंग्स थी आपके लिए, कोई आदमी आपसे दुश्मनी करता था, तो वो बंदा इंसीडियस पर्सन है या बहुत इंसीडियस इंटेंशन वाला आदमी है आपकी लाइफ में। हाई ब्लड प्रेशर इज़ एन इंसीडियस कंडीशन विच हैज़ फ्यू सिम्टम्स। हाई ब्लड प्रेशर जो है एक बहुत ही छुपी हुई लेकिन खतरनाक कंडीशन है, जिसके ना के बराबर ही सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं। इसको परनीशियस भी बोलते हैं।
एक इसके लिए इडियम भी है, स्नेक इन द ग्रास, घास में बैठा सांप भी वैसा ही है। बड़ी बड़ी घास होगी, सांप बीच में बैठा होगा, आपको पता ही नहीं होगा, छुपा हुआ होगा, है ना। तो ये दो इडियम जो है ना, इससे भी आप इस वर्ड को कनेक्ट करके रखें। थोड़ा वो कैब को जोर दे के इसीलिए बताता हूं मैं, क्योंकि जितना सीख रहे हो ऐसे सीखना है कि रूटीन लाइफ में कनेक्ट कर सको और दिमाग में बिठा सको। रट्टा मार के वो कैब याद नहीं होती। आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको देंगे किस बारे में लिखा हुआ है, आपको पता लगे। मैं आपको 2-3 किस्से बताता हूं ई कॉमर्स वेबसाइट की बदमाशियों के। एक काम करें, अभी करके देखो आप किसी वेबसाइट को खोलो, स्पाइस जेट की, इंडिगो की, एयर इंडिया की, और किसी प्लेन की टिकट को चेक करो। मान लीजिए आप बैठे हैं लखनऊ में, लखनऊ से चेक करें आप दिल्ली की। आप क्या पाएंगे, जो टिकट आपको 8,000 की दिखा रहे हैं ना अभी, अगर आपने 5 से 10 बार उसको चेक किया अगले आधे घंटे में, वो टिकट आपको 9,000 की या 10,000 की दिखाने लगेगा। ऐसा नहीं है उसका दाम बढ़ गया, ऐसा नहीं है, पर इस ई कॉमर्स वेबसाइट को ये पता लग गया कि आप जाना चाहते हैं और कुछ डेस्परेशन में हैं। वही टिकट आप घर के दूसरे मोबाइल से चला लो, वो आपको फिर 8,000 की दिखेगी, आपके मोबाइल में 9,000 की दिख रही होगी। एक तो हो गया ये। दूसरा क्या, कभी कभी आप टिकट्स बुक करते हैं, मूवी की, बस की, टैक्सी बुक करते हैं, अचानक से आप देखेंगे कि आपकी टिकट के नीचे बिना बात का इंश्योरेंस चार्ज जोड़ रखा है, 15 रुपये, 12 रुपये, 20 रुपये, जो पहले से टिक करके रखा हुआ था। अगर आप उसको अनटिक कर देते तो वो आपकी टिकट प्राइस में नहीं आता, लेकिन कंपनी ने जानबूझ के बदमाशी करते हुए इंश्योरेंस चार्ज लगाया और टिक करके छोड़ दिया। तीसरा एग्जाम्पल देते हैं आपको। आप अपनी कार्ट में कोई चीज़ डालिए, कोई जूता, जैसे ही जूता आप डालेंगे, लास्ट में बाय करते हुए नीचे ऑप्शन दिखाएगा दूसरी चीज़ें जो आप खरीद सकते हैं जूते के साथ में। जाने अनजाने वो चीज़ें जो है ना, आप उन पर क्लिक कर दोगे और बहुत छोटी छोटी होंगी, 50 रुपये की जुराब, 20 रुपये का कोई और आइटम। तो आपसे वो कार्ट वाले हैं ना, जानबूझ करके गलती से कोई क्लिक करवा के आपसे और ज़्यादा सामान परचेज करवाना चाहते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटजीज होती हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री की, दुनिया भर में इनके ऊपर खूब नकेल कसी गई है। भारत में आज भी खुले सांड की तरह घूम रही हैं। भारत सरकार को आखिरी सुध आई इनकी इन बातों की, और एक नया बिल बनाया जा रहा है, कानून बनाया जा रहा है इन कंपनीज की बदमाशी को रोकने का। हमारा आर्टिकल इसका वेलकम कर रहा है और कह रहा है कि ये एक लॉन्ग ओवर ड्यू प्रोसेस थी, बहुत पहले इस कानून को आ जाना चाहिए था, लेकिन अब आया, देर से आया तो देर से ही सही। वेलकमिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। अब आर्टिकल को शुरू करेंगे, ठीक है। कह रहा है इंडियाज एफर्ट्स टू रेगुलेट इंसीडियस ई कॉमर्स ट्रेड प्रैक्टिसेस नोन एज डार्क पैटर्न्स आर अ वेलकम स्टेप एंड लॉन्ग ओवरड्यू। कह रहा है भारत के जो एफर्ट्स हैं, भारत की जो कोशिशें हैं रेगुलेट या नियमित करने की, कंट्रोल या, समझ गए ना, वो करने की, और किसको, इंसीडियस ई कॉमर्स ट्रेड प्रैक्टिसेस को, ई कॉमर्स इंडस्ट्री के ट्रेड के तरीकों को जो इंसीडियस हैं, जो बहुत ही छुपे हुए तरीके से, खतरनाक तरीके से आपके साथ खेलते हैं। कह रहा है ये सारे एफर्ट्स इन बदमाशियों को रोकने के, जिनको अंग्रेजी में डार्क पैटर्न भी बोला जाता है, कह रहा है ये एक वेलकम स्टेप है, अपने आप में एक वेलकम करने लायक कदम है, और ये लॉन्ग ओवर ड्यू है, बहुत वक्त से पेंडिंग है, पहले ही आ जाने चाहिए। एफर्ट्स आपका सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है। इंसीडियस जो इनसाइड अस है, जो हमारे अंदर पनप रहा है लेकिन हमें पता नहीं है, जो बहुत छुपा हुआ है और बहुत कनिंगली, डिसेप्टिवली आपके लिए नुकसानदेह है, ठीक है। परनीशियस इसका सिनोनिम है। कह रहा है द गवर्नमेंट्स कंसल्टेशंस विद सेक्टर स्टेक होल्डर्स एंड कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स culminating with the draft guidelines to prevent and regulate dark patterns। अब देख रहे हो ये सेंटेंस है लंबा, और बीच में लगा दिए इसने दो दो हाइफन्स। जब भी ऐसा हो, हाइफन से हाइफन का छोड़ दो, वो पढ़ो ही मत, बाकी का सेंटेंस पढ़ लो, ठीक है। तो बाकी का सेंटेंस ही पढ़ने जा रहा हूं मैं, इतना ही पढ़ लेता हूं मैं और फिर सीधे यहां से विल से शुरू करूंगा। कह रहे जो सरकार की कंसल्टेशन है, जो बातचीत है, जो मंत्रणा है सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के साथ में, ई कॉमर्स इंडस्ट्री के भागीदारों के साथ में, है ना, इन सारे प्लेटफॉर्म्स, इनके मालिकों, इनके इन्वेस्टर्स, कह रहे हैं, और कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स के साथ में, ऐसे ग्रुप्स जो उपभोक्ता के लिए एडवोकेसी करते हैं, ग्राहक की सुरक्षा को देखने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं ये कंसल्टेशन जो है ना, कह रहे हैं ये वही कंसल्टेशंस हैं जो कल्मिनेट विद हो रही हैं, जो इस मुकाम पे भी पहुंच रही हैं, और कहाँ पे, ड्राफ्ट गाइडलाइंस के साथ में, कच्चे एक रफ पेपर के साथ में, जो है रोक देने का और नियमित कर देने का इन डार्क पैटर्न्स को, ई कॉमर्स की बदमाशियों को। कह रहा है ये जो सारी कंसल्टेशंस हैं, बीच वाला छोड़ रहा हूं मैं, कह रहा है विल इट इज होप्ड जनरेट द मच नीडेड अटेंशन। ये सारी कंसल्टेशंस जो हैं ये विल जनरेट, ये जनरेट करेंगी, और ऐसा होप किया जाता है, इट इज होप्ड, और क्या, उस मच नीडेड अटेंशन को, उस मच नीडेड या बहुत जरूरी फोकस को, दिस इशू डिजर्व्स, जिसको ये इशू डिजर्व करता है, पूरा मामला जिसके लायक है। समझ में आ गई बात।
कंसल्टेशन हो रही है, एक रफ कानून भी बन रहा है, वो रफ कानून पब्लिक को दिखाया जाएगा, फिर उसको पार्लियामेंट में पास करवाया जाएगा। कह रहा है लेकिन आशा यही है कि इससे वो अटेंशन इस मुद्दे को मिलने लगी है जो 5, 10, 15 सालों पहले मिल जानी चाहिए थी, जिसको ये इशू ऑलरेडी डिजर्व करता था। कंसल्टेशंस की वर्ब है विल जनरेट, कंसल्टेशंस विल जनरेट द मच नीडेड अटेंशन। इट की वर्ब है इज होप्ड पैसिव वॉइस में। इशू की वर्ब है डिजर्व्स, इशू का मतलब होता है मामला, डिजर्व का मतलब होता है लायक होना। अब देखो बीच में क्या लिखा हुआ है, कह रहे पब्लिक कमेंट्स हैव बीन सॉट बाय October 5th। कह रहे जो खाका बनाया है, रफ ड्राफ्ट बनाया है कानून का, कह रहा है इस पे पब्लिक कमेंट जो है वो मांगे गए हैं, सीख किए गए हैं पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगा के October 5 तक। आप भी अपने ऑनलाइन जाकर के जहाँ पे रखा है ना वहाँ जाके अपने कमेंट्स दे सकते हो कि आपको ये कानून कैसा लगा। चलिए मेरे ख्याल से सेंटेंस समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर आपको बता दी। स्टेक होल्डर वो होता है जिसका स्टेक या शेयर हो किसी भी मामले में, इसको हिंदी में बोलते हैं भागीदार। कल्मिनेट करना यानी किसी मुकाम पे पहुंचना, कंक्लूड या एंड अप करना। आगे कह रहा है जी, व्हेन द ब्रिटिश यूजर एक्सपीरियंस रिसर्चर हैरी ब्रिंगल coined the term dark patterns in 2010, Google, now Alphabet, was considered a benign search engine। कह रहा है जी जब ये हेनरी ब्रिगनल नाम का आदमी था जो ब्रिटिश यूजर एक्सपीरियंस रिसर्चर था, कह रहा है जब इन्होंने कॉइन किया इस टर्म को, कॉइन वर्ड का मतलब होता है किसी नए शब्द को बनाना, किसी नए टर्म को, जार्गन का, समझ गए ना, गढ़ना। कह रहा है जब इन्होंने इस टर्म को, इस वर्ड को या फ्रेज को गढ़ा, जिस फ्रेज का नाम है डार्क पैटर्न्स, और कब, 2010 में, आज से 13 साल पहले। कह रहा है उस वक्त ना जो गूगल थी, जिसको आजकल आप अल्फ़ाबेट बोलते हैं, वो मानी जाती थी एक ऐसा सर्च इंजन जो बिनाइन था या हार्मलेस था। लोगों को लगता था गूगल तो समाज सेवा कर रहा है, देश सेवा कर रहा है, सर्च इंजन है, सब कुछ सर्च करवा देता है, बिनाइन है, बिल्कुल ही हार्मलेस है, एकदम अच्छी सी चीज़ है। कह रहा है एंड फेसबुक, नाउ मेटा, enabled long lost connections and an unprecedented access into personal lives even when people lived oceans apart। और कह रहा है उस वक्त जो फेसबुक था, जिसको आजकल मेटा बोला जाता है, वो इनेबल किया करता था लॉन्ग लॉस्ट कनेक्शंस को, लंबे वक्त से टूटे हुए रिश्तों को, स्कूल वाले से, कॉलेज वाले से जो 10 साल से नहीं मिले यहाँ पे ना, और एक अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस को भी देता था, वो एक ऐसा पहुंच भी देता था आपको जो अनप्रेसिडेंटेड थी, अभूतपूर्व थी, अनमैच थी, और वो थी लोगों की निजी जिंदगियों में। यहाँ तक कि जब लोग 7 समंदर पार थे, एक दूसरे से दूर थे, व्हेन पीपल लिव्ड ओशियंस अपार्ट। आई बात समझ में? तो 2010 में इस रिसर्चर ने बता दिया था कि जो आपको भी अच्छा लग रहा है ना, फेसबुक, गूगल, समाज सेवी संस्थाएं आपको लग रही हैं, ये डार्क पैटर्न्स के ऊपर चलती हैं, 10-20 सालों में प्रॉब्लम खड़ी करेंगी, है ना। हेनरी ब्रिंगल, इनकी वर्ब है कॉइंट, कॉइन करना, किसी नए वर्ड को गढ़ना, किसी नई टर्म को ईजाद करना। गूगल की वर्ब है वॉज कंसीडर्ड, गूगल को अल्फ़ाबेट बोलते हैं अभी। फेसबुक की वर्ब है इनेबल्ड। बिनाइन का मतलब होता है हार्मलेस, जिसमें कोई भी आपको नुकसान ना हो। अनप्रेसिडेंटेड हर वो चीज़ है जिसका कोई प्रेसिडेंस या मिसाल नहीं है, हिंदी में इसको बोला जाता है अभूतपूर्व। इसको मैचलेस, इसको अनपैरेलल्ड, इन वर्ड से भी बता सकते हैं। प्राइवेट कंपनियां जो फॉर प्रॉफिट कंपनियां होती हैं, जिनमें सरकारी स्टेक ना हो, ऐसी किसी भी कंपनी के आगे आप कभी भी द नहीं लगाते। द गूगल नहीं लिखोगे, द फेसबुक नहीं लिखोगे, बिना द के प्राइवेट कंपनियों को फॉर प्रॉफिट काम करने वाली निजी संस्थानों के आगे कभी भी द का इस्तेमाल नहीं होता। अब देखो 2 वन वर्ड सीखेंगे कॉइन नाम के इस वर्ड से। देखिए कॉइन क्या होता है, सिक्का, लेकिन कॉइन्ड वर्ब जो है, कॉइन वर्ब है ना, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, इस वर्ब का मतलब होता है किसी नए वर्ड को याद करना। जैसे चार्ल्स डार्विन ने एक नया वर्ड दिया था या नया फ्रेज दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, याद है ना आपको, जो सबसे फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, जो फिट नहीं होगा वो निकल जाएगा। या नेचुरल सिलेक्शन का उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, तो नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सब जो है टर्म्स चार्ल्स डार्विन ने कॉइन की थी। और ये वर्ड बना कैसे है, वन वर्ड। देखिए जब भी आप कॉइन बनाते हैं ना, तो आप ऐसा कॉइन बनाते हैं जो सारे समाज में एक्सेप्टेड हो। ऐसा तो नहीं है सरकार आज 1.5 रुपये का कॉइन बना देगी, जिस दिन 1.5 रुपये का कॉइन बनाएगी वो कॉइन चलेगा बाजार में। ऐसा नहीं है सरकार बोलेगी गलती से बना दिया जी, 1.5 रुपये का कॉइन बना बैठे, है ना। तो कॉइन बना करके आप एक ऐसी चीज़ को मार्केट में लाते हैं जिसको सब तरफ एक्सेप्टेंस मिलती है। वैसे ही किसी नए वर्ड को या टर्म को एक्सेप्टेंस दिलवाने के लिए इस फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है, कॉइन का। अब याद रखें, सिक्के बनाने के लिए या करेंसी नोट छापने के लिए अपने पास एक और वन वर्ड है जिसको हम बोलते हैं मिंट करना। ठीक है, 10 रुपये के नोट छाप रही है सरकार, तो गवर्नमेंट हैज़ बीन मिंटिंग 10 रुपी बैंक नोट्स।
₹5 के सिक्के छाप रही है सरकार, तो द गवर्नमेंट हैज़ बीन मिंटिंग या गवर्नमेंट हैज़ मिंटेड ₹5 कॉइन्स। सिक्के नोट छापना, मिंट करना, किसी नई टर्म को ईजाद करना, कॉइन करना, ये दोनों वर्ड्स दिमाग के एक कोने में आपको रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास थोड़ी इंटेंस लगेगी आपको, वोकैब बहुत अच्छी है आज। कह रहा है जी, डार्क पैटर्न्स ऑफ प्रॉफिट मेकिंग had emerged, but consumer awareness about the consequences to privacy and time, energy and money spent was unclear. कह रहे जी, डार्क पैटर्न्स जो थे, बदमाशियाँ जो थी पैसा कमाने की, वो तब भी इमर्ज कर गई थी 2010 में, लेकिन कंज्यूमर की जो सजगता थी, अवेयरनेस थी इन चीज़ों के परिणामों को लेकर के, डार्क पैटर्न्स के नतीजों को लेकर के, जो उसकी प्राइवेसी के लिए था, उसके वक्त के लिए, उसकी एनर्जी के लिए, उसके पैसे के लिए, कह रहा है ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो अनक्लियर थे, या वो अवेयरनेस जो थी वो अनक्लियर थी। लोगों को पता नहीं था ये पैसा जो कमा रहे हैं इससे हमें क्या नुकसान होगा, है ना। उस वक्त डार्क पैटर्न्स की वर्ब है हैड इमर्ज्ड, ये काम पास्ट में हो चुका था, तो पास्ट ऑफ पास्ट है, इसलिए पास्ट परफेक्ट लगाया गया है। अवेयरनेस की वर्ब है वॉज। कह रहा है जी, अब एग्जाम्पल बताएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ डार्क पैटर्न्स दैट हैव सिंस बिकम यूबिक्विटस इंक्लूड द ऑटो चेक मार्क फॉर ट्रैवल इंश्योरेंस। कह रहा है कुछ एग्जाम्पल देते हैं आपको इन डार्क पैटर्न्स के, बदमाशियों के, जो तब से अब तक यूबिक्विटस हो चुके हैं, हर जगह आपको मिलेंगे, ओमनी प्रेजेंट हो चुके हैं। और वो कौन कौन से हैं? कह रहा उसमें शामिल है ये ऑटो चेक मार्क, अपने आप से सिलेक्ट किया हुआ निशान, जो है ट्रैवल इंश्योरेंस का, जब आप फ्लाइट टिकट्स को बुक कर रहे होंगे। 5,000 की टिकट पे 250 रुपये इंश्योरेंस लगा के आपको दिखाएगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो 5250 की पेमेंट आप कर दोगे। आपको देखना है और इस इंश्योरेंस वाले चेक मार्क को अनचेक करना है, नहीं करोगे तो पैसे ले लेगा आपसे। तो ये एक आपको डार्क पैटर्न जो है ना ट्रैवल वेबसाइट्स पे दिखता है। और कौन सा दिखेगा भाई? द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ एंटरिंग ईमेल्स और फ़ोन नंबर्स। कह रहा है जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अपना ईमेल और फ़ोन नंबर डाल ही देने की, टू एक्सेस ई कॉमर्स साइट्स को एक्सेस करने के लिए। आप हमेशा अपना फ़ोन नंबर डालोगे तभी आप मिंत्रा में, फ्लिपकार्ट को खोल पाओगे। क्यों? कह रहा है जी, विच आर देन यूज्ड टू सेंड टेक्स्ट मैसेजेस और ईमेल्स दैट बिकम डिफिकल्ट टू ब्लॉक। कह रहा है जिनको यूज़ किया जाता है बाद में आपको टेक्स्ट मैसेज और ईमेल भेजने के लिए, जो कि ब्लॉक करने भी डिफिकल्ट हैं, आप उनको रोक भी ना पाएंगे। कह रहा है और बर्थडे विशेज दैट नज यूजर्स टू बाय देमसेल्व्स अ गिफ्ट, या फिर बर्थडे विशेज आपको सेंड की जाती हैं जो यूजर्स को नज करती हैं, मोटिवेट करती हैं, और क्या करने में, कि वो खरीदें अपने लिए कोई गिफ्ट, अपने लिए कोई उपहार, है ना। आपका बर्थडे है, आपको बार बार आएगा स्विगी से कुछ मीठा मंगवा लो, या तनिष्क वाला आपको कुछ बोलेगा कि अपने लिए कुछ, है ना, कुछ ज्वेलरी मंगवा लो। अगर आपने कुछ खरीदा ना किसी वेबसाइट से, तो वो सारा डेटा देख करके आपको उसी दिन मैसेज करेगी जब आपसे उसको कुछ खरीदवाना है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं डार्क पैटर्न्स के। एग्जाम्पल्स की वर्ब है इंक्लूड, ठीक है। दैट की वर्ब है हैव बिकम, दैट आया पैटर्न्स के लिए, पैटर्न्स प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। यूबिक्विटस, ओमनी प्रेजेंट, वाइड स्प्रेड, परवेसिव, हर जगह जो विद्यमान है, हर जगह मौजूद है। विच जो है, विच इसकी वर्ब है आर यूज्ड, विच आया फ़ोन नंबर्स और ईमेल्स के लिए, ठीक है। दैट की वर्ब है बिकम, दैट आया ईमेल्स या मैसेजेस के लिए, ईमेल्स मैसेजेस प्लूरल है इसलिए वर्ब भी इसकी प्लूरल है। दैट आया नज के लिए, दैट की वर्ब है नज, और दैट आया विशेस के लिए। नज करना, किसी को मोटिवेट करना, है ना, किसी को ऐसे कोनी से धक्का देके बोलना कि करो करो करो, ऐसा पुश करना बोलते हैं अंग्रेजी में, नज करना। चलिए ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट उसको देखेंगे, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। कॉन्सेप्ट है जी डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स का। पहले तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपको आता ही नहीं, ये कौन सी स्ट्रक्चर है, आप देख पा रहे हो? नज यूजर्स टू बाय देमसेल्व्स अ गिफ्ट, जो नज करते हैं यूजर्स को कि वो बाय करें। बाय मतलब खुद को बाय करें क्या भाई? बाय देमसेल्व्स क्या मतलब हुआ इसका? यू बाय अ कार, यू बाय अ हाउस, डू यू बाय योरसेल्फ? आप अपने आप को बाय कर सकते हैं? चलिए, ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये बाय देमसेल्व्स जो आप देख रहे हैं, ये है डाई ट्रांजिटिव वर्ब की स्ट्रक्चर। देखो अगर सेंटेंस ऐसा हो, स्मिता गिफ्टेड अ पेन टू मी, या स्मिता बॉट अ पेन फॉर मी, स्मिता ने गिफ्ट किया एक पेन मुझे, या स्मिता ने खरीदा एक पेन मेरे लिए। ये दोनों जो वर्ब्स आप देख रहे हैं ना, गिफ्ट और बॉट, ये दोनों वर्ब्स डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, क्योंकि इनके दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट जो है वो व्हाट का रिप्लाई करेगा, और एक ऑब्जेक्ट जो है होम का रिप्लाई करेगा। आई बात समझ में? स्मिता ने क्या गिफ्ट किया? व्हाट डिड स्मिता गिफ्ट? स्मिता ने गिफ्ट किया अ पेन। स्मिता ने किसको गिफ्ट किया? टू होम डिड स्मिता गिफ्ट? स्मिता ने गिफ्ट किया मुझे, टू मी। तो जब दो ऑब्जेक्ट कोई वर्ब ले ले, उसको बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान ये देना है कि जिसके लिए जो काम किया जाता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब के द्वारा, उसको आप टू या फोर लगा के लिखते हैं। स्मिता गिफ्टेड टू मी, या स्मिता बॉट अ पेन फॉर मी। बॉट मतलब खरीदा उसने।
अब इन ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब की खासियत ये है कि ये टू और फोर को आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनकी स्ट्रक्चर को आपको बदलना पड़ेगा, और ये बहुत आसान है। कैसे लिखूंगा मैं? स्मिता, स्मिता गिफ्टेड, गिफ्टेड, ठीक है। अब जो मुझे लिखा है ना, जो पेन मुझे दिया है, तो मुझे तो आप लिख दो पहले और बाद में लिख दो पेन, पेन। समझ गए? क्या समझे इससे? इससे आप ये समझे कि बीच का प्रेपोजिशन निकालना है, तो जो जिसको दिया गया है, जिसके लिए काम किया गया है, जो टू और फोर के बाद में ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आपको पहले ले आना है, और जिस चीज़ को दिया गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको बाद में ले आना है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है। तो ये जो ना ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर होती है डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स की। स्मिता बॉट अ पेन फॉर मी, स्मिता ने मेरे लिए एक पेन खरीदा, तो आप इसको ऐसा बोलेंगे अंग्रेजी में, स्मिता बॉट बॉट मी अ पेन। स्मिता ने मुझे एक पेन खरीद के दिया। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि स्मिता ने मुझे खरीदा, स्मिता बॉट मी, ना ना भाई, स्मिता बॉट मी तो फिर यहीं तक खत्म हो जानी चाहिए थी ना बात, खरीद लिया आपको। पर वो कह रहा है जी स्मिता बॉट मी अ पेन, स्मिता ने मेरे लिए एक पेन खरीदा या मुझे एक पेन खरीदवा के दिया। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। दो दो इनमें ऑब्जेक्ट होंगे, इसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं टू या फोर लगा करके, जो इस सेंटेंस की रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से। और बस कुछ ऐसा ही यहाँ हुआ गया है, दैट नजेज यूजर्स टू बाय देमसेल्व्स अ गिफ्ट। आप इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, दैट नज यूजर्स टू बाय अ गिफ्ट फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। फोर लगा के इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए लास्ट वाला सेंटेंस आपको दे रहे हैं सबको खुद से बनाने के लिए, एक बार बनाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। स्मिता बॉट अ पेन फॉर हरसेल्फ, स्मिता बॉट अ पेन फॉर हरसेल्फ, स्मिता ने अपने लिए खुद के लिए एक पेन को खरीदा। तो स्मिता ने जो ये काम किया है, इसको आपको प्रेपोजिशन हटा के डाई ट्रांजिटिव वर्ब की फॉर्म को चेंज करना है। करके देखो, कमेंट्स में डालो, कॉन्फिडेंस आएगा और यही तरीका है लाने का। चलिए आगे बढ़े, बताना कमेंट्स में, गलत सही वहाँ आपको बता देंगे। आगे कह रहा है जी, विद ग्रेटर अवेयरनेस अबाउट द सरप्लस प्रॉफिट मेकिंग methods of online e-commerce, governments are scrambling to regulate this sector and its trade practices। कह रहा है जी साथ ही विद और ज़्यादा सजगता के, अवेयरनेस के, जो है सरप्लस प्रॉफिट मेकिंग को लेकर के या उन मेथड्स को लेकर के जो है ऑनलाइन ई कॉमर्स के। सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, प्रॉफिट मेकिंग मतलब पैसा कमाना, और मेथड मतलब तरीका। कह रहे जैसे जैसे पता लग रहा है ना ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री की कंपनियां कैसे एडिशनल पैसा कमाती हैं, कह रहे वैसे वैसे ही सरकारें जो हैं हड़बड़ी में भाग रही हैं, स्क्रैम्बल कर रही हैं कि वो रेगुलेट करें इस सेक्टर को और इसकी ट्रेड प्रैक्टिसेस को, काम करने के तरीकों को। पहले सरकारों को पता ही नहीं था, 10 साल सरकारों को समझने में लगे कि ये मिंत्रा, फेसबुक, अमेजोन क्या करता है। गवर्नमेंट्स की वर्ब है आर स्क्रैम्बलिंग। सरप्लस का मतलब होता है एडिशनल या एक्सेसिव, है ना, एक्स्ट्रा। कह रहे जी लास्ट मार्च द यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इश्यूड गाइडलाइंस ऑन हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड अवॉइड डार्क पैटर्न्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। कह रहे जी पिछले ही मार्च में, पिछले ही साल में यूरोप की जो ये एजेंसी है, सरकारी एजेंसी, जिसके आगे द लगाना पड़ा हमें क्योंकि सरकारी है, कह रहे जी इसने इशू कर दिया था कुछ गाइडलाइंस को, और किस चीज़ पे, कि कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे या पहचानेंगे और अवॉइड करेंगे यानी बचेंगे डार्क पैटर्न से, इन्हीं बदमाशियों से जो होती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। एंड और हुआ क्या, दूसरी चीज़, एंड यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल ट्रेड कमीशन लास्ट सितंबर वार्नड ऑफ अ राइज इन सोफिस्टिकेटेड डार्क पैटर्न्स डिजाइन टू ट्रिक एंड ट्रैप कंज्यूमर्स। और कह रहे जी जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो सरकारी एजेंसी है, फेडरल ट्रेड कमीशन जिसका नाम है, कह रहे जी इसने क्या किया लास्ट सितंबर में, इसने वार्न किया, धमकी दी या चेताया हमें, है ना, वार्निंग दी, जो थी एक बढ़त की या राइज की बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न डार्क पैटर्न्स में, सोफिस्टिकेटेड डार्क पैटर्न्स में। सोफिस्टिकेटेड समझते हैं ना, ऐसा वाला जो आपको समझ में ना आए, बहुत मॉडर्न सा हो। कह रहा है जो डिज़ाइंड होगा फंसाने के लिए या धोखा देने के लिए कंज्यूमर्स को। तो उन्होंने ये बोला कि नए नए डार्क पैटर्न्स यूज़ होंगे जो आपने सुने भी नहीं है। फेडरल ट्रेड कमीशन की वर्ब है वांट, वांट जब भी किसी चीज़ के लिए करें आप ऑफ लगा के बताएं। प्रोटेक्शन बोर्ड की वर्ब है इश्यूड। चलिए और आगे बढ़े, मैं इसके लिए आपको एक और एग्जांपल दूंगा पर्सनल वाला, आपके ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो मैंने पर्सनली फील किया, मेरे साथ हुआ। थोड़ा सा फ्लो बनाओ फिर बताते हैं आपको। कह रहे द गाइडलाइंस इन इंडिया डिटेल ways to identify and prevent false urgency, basket sneaking, confirm shaming, forced action and subscription trap by online platforms। कह रहे गाइडलाइंस जो हैं भारत में वो डिटेल करती हैं उन सभी तरीकों को। ये जो गाइडलाइंस अब सरकार ने बनाई है ना, ये डिटेल में बताती है वो सारे तरीके इन सभी चीज़ों को पहचानने के और रोकने के लिए। अब ये सब चीज़ें कौन कौन सी हैं, देखो जी, ये पहली है फॉल्स अर्जेंसी। ये क्या होता है, आपको ऐसे दिखाएगा सेल और नीचे दिखाएगा 2 मिनट 15 सेकंड,
कुछ नहीं है, वो सेल वही है, 2 मिनट 15 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड, कुछ नहीं है ऐसा। आप 2 दिन बाद आओगे, 3 दिन बाद आओगे तो भी शायद उसी प्राइस के आसपास आपको वो चीज़ मिल सकती है, लेकिन अर्जेंसी आपको ऐसी बताई गई है कि आज और अभी ले लो तो मिल जाए, नहीं तो आज के बाद कभी ना मिलेगा। तो ये भी रोकना है सरकार को, इसके लिए इन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ वेज बनाए हैं। फिर क्या है जी, बास्केट स्निकिंग। बास्केट स्निकिंग मैंने आपको बताया था, आपकी जो बास्केट है, जो आपका कार्ट होता है जिसमें आप सामान ऐड करते हैं ना, उसमें स्नीक करके कोई और आइटम भी डाल दी। 100 रुपये का, 1000 रुपये के जूते के साथ में या 5000 के शूज़ के साथ में 150 रुपये की नाइकी की जो है सॉक्सेस का जो एक पेयर वो भी डाल दिया। आपको दिखा रहे हैं नीचे, है ना, आपका मन करेगा चलो ये भी ले लेता हूँ मैं, तो स्नीक करके आपकी बास्केट में कुछ ना कुछ घुसाएंगे। कन्फर्म शेमिंग, इसमें क्या होता है, आपको शेम किया जाता है कन्फर्म करके। आप कुछ काम कर रहे हैं किसी वेबसाइट पे, साइड में ऐड आएगी, 2 ऑप्शन होंगे, ऐड होगी वो जॉब सर्च करने वाली, ऊपर लिखा होगा आई वॉन्ट अ गुड जॉब, नीचे लिखा होगा नो आई वॉन्ट टू रिमेन अनएम्प्लॉयड। तो कौन आदमी इस पर क्लिक करेगा भाई, नो आई वॉन्ट टू रिमेन अनएम्प्लॉयड? हर आदमी ऊपर वाले पे क्लिक करेगा ना। तो आपको शेम कर करके, जानबूझ करके आपको जिस ऑप्शन पे क्लिक करवाना है उसी पे क्लिक करवाएंगे, दूसरे पे आप कर ही ना पाओगे। तो इसको भी रोकना चाहती है सरकार, कन्फर्म शेमिंग। फोर्स्ड एक्शन, आप जानते हैं आपको फोर्स करना है किसी चीज़ को खरीदने के लिए। और सब्सक्रिप्शन ट्रैप ये होता है जी, किसी चीज़ को आपको थोड़ा सा दिखा दिया और फिर आगे देखना है तो पैसे दो, है ना, हल्का सा आपने किसी सर्विस को यूज़ कर दिया, 10 सेकंड बाद आगे का करना है, आपको पैसे देने पड़ेंगे उसके, है ना। तो ये सब्सक्रिप्शन ट्रैप होता है, पहले आपको नहीं बताया जाता है कि पैसे देने, बाद में आपसे अचानक से मांगे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को भारत सरकार ने वेज देखे हैं आइडेंटिफाई और प्रिवेंट करने के। चलिए अब ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, एक एक चीज़ आप समझ चुके हैं। आगे कह रहा है जी, एन एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया रिपोर्ट इन 2021 एस्टिमेटेड दैट ओवर 50% ऑफ ई कॉमर्स साइट्स यूज्ड डार्क पैटर्न्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। कह रहा है एक रिपोर्ट आई है इस एजेंसी की 2021 में, और इस रिपोर्ट में ऐसा एस्टिमेट किया गया है, ऐसा अंदाज़ा लगा के बताया गया है आपको, और किस चीज़ का, कि 50% से ज़्यादा जो ई कॉमर्स साइट्स हैं भारत में छोटी बड़ी, वो इस्तेमाल करती थी डार्क पैटर्न्स को अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए। रिपोर्ट की वर्ब है एस्टिमेटेड, 50% की वर्ब है यूज्ड। कह रहा है जी, नाउ इन वट इज ट्रूली द एरा ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, नेट टेक्नोलॉजी जायंट्स हैव सिस्टमेटिकली कलेक्टेड द बिहेवियरल फुटप्रिंट ऑफ डिजिटल यूजर्स। कह रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है, एक ऐसी चीज़ में इन्वर्ट जो ट्रूली है, जो सच में है चौथे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की एरा, ऐसा युग जो है चौथी औद्योगिक क्रांति का, जिसमें अब एआई आ गई है ना। कह रहा है ऐसे एक युग में जो चौथी औद्योगिक क्रांति का है, इसमें इंटरनेट के जो टेक्नोलॉजी जायंट्स हैं, मेटा, एक्स और माइक्रोसॉफ्ट जैसे, अल्फ़ाबेट जैसे, उनके पास उन्होंने सिस्टमेटिकली कलेक्ट करके रखा हुआ है बिहेवियरल फुटप्रिंट को, आपके और मेरे काम करने के या बिहेवियर के मार्क को, इंप्रेशन को। आप किस तरह के आदमी हैं, किससे बात करते हैं, क्या खरीदते हैं, कितना कमाते हैं, सारा बिहेवियर इनके पास डेटा रखा हुआ है। और यह है सारे डिजिटल यूजर्स का। और क्यों रखा है इन्होंने, कह रहा है जी, टू सेल देयर और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, सेल करने के लिए अपने ही या तीसरी पार्टी के प्रोडक्ट्स को, एक दूसरे को भी बेच देते हैं ये और तीसरी पार्टी को भी बेच देते हैं आपका डेटा। और इन्होंने क्या किया, दे हैव अमास्ड प्रॉफिट्स दैट आर ऑफ्टन लार्जर देन द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स और जीडीपी ऑफ सेवरल नेशंस कंबाइंड। और कह रहा है उन्होंने इकट्ठा कर लिया इतना मुनाफा, अमास कर लिया प्रॉफिट, जो अक्सर लार्जर होता है, बड़ा होता है कई देशों की जीडीपीओं को कंबाइन कर देने के बाद उनसे भी ज़्यादा। समझ गए सेंटेंस? बड़ा प्यारा और भारी भरकम सेंटेंस है ये। वट की वर्ब है इज। इन वट के लिए ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो की हुई है, आपको समझाया हुआ है इन वट का कैसे यूज़ करना है। इन वट का मतलब होता है एक ऐसी घटना में या एक ऐसी चीज़ में, है ना। जायंट्स की वर्ब है हैव कलेक्टेड, पहली, दे हैव कलेक्टेड द डेटा या कलेक्टेड फुटप्रिंट, एंड जायंट्स हैव अमास्ड, अमास का मतलब होता है मास करना या किसी चीज़ को गैदर या इकट्ठा करना। प्रॉफिट्स के लिए दैट आया, दैट की वर्ब है आर। कह रहा है जी, इंडियाज एफर्ट्स so far to regulate the sector have been confined to preventing tax leakages and protecting the interest of brick and mortar merchants। कह रहे भारत के जो एफर्ट्स हैं अभी तक रेगुलेट करने के सेक्टर को, नियमित करने के ई कॉमर्स इंडस्ट्री को, वो कन्फाइंड रहे हैं, वो सीमित रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड रहे हैं, और कहाँ तक, रोकने तक टैक्स की लीकेजेस को, और प्रोटेक्ट करने तक इंटरेस्ट को या भलाई को ऐसे मर्चेंट्स की जो हैं ब्रिक एंड मॉर्टर। ब्रिक एंड मॉर्टर का मतलब होता है फिजिकल स्टोर्स, बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट, डी मार्ट या छोटी किराने की दुकान। तो हमारी सरकार अभी तक इसी चीज़ पे फोकस रही है कि ये जो ई कॉमर्स वाले हैं ये एक तो टैक्स ना चुराएं, दूसरा इनकी वजह से छोटे दुकानदार या फिजिकल जो दुकानदार हैं, ब्रिक एंड मॉर्टर जो मर्चेंट्स हैं, जो
कहीं कंक्रीट पत्थर की दुकान बना के बैठे हैं, इनके इंटरेस्ट हर्ट ना हो। हमारी सरकार अभी तक यहाँ पहुंची नहीं कि ये ऑनलाइन के अंदर कितने ज़्यादा डार्क प्रैक्टिसेस होती है, वहाँ तक हमारे एफर्ट्स अभी तक नहीं पहुँचे थे। एफर्ट्स की वर्ब है हैव बीन कन्फाइंड। कन्फाइन का मतलब होता है कंटेन या रिस्ट्रिक्टेड होना, किसी जगह तक सीमित हो जाना, बंध जाना। टू जो इसके बाद लगा है ये प्रेपोजिशन है, इसके दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कन्फाइंड टू प्रिवेंटिंग एंड कन्फाइंड टू प्रोटेक्टिंग। सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखो आप, अगर मैं आपका एग्जामिनर हूँ तो इसका आईएनजी निकाल के अभी एरर बना दूंगा आपके लिए। दे आर कन्फाइंड टू प्रिवेंटिंग एंड दे आर कन्फाइंड टू प्रोटेक्टिंग। ब्रिक एंड मॉर्टर मैंने आपको बता दिया, फिजिकल ऑफलाइन स्टोर्स को बोला जाता है। कह रहे द न्यू फाउंड फोकस ऑन कंज्यूमर्स along with the wider view of the need to safeguard privacy in relation to personal data on e-commerce sites and social media platforms should boost user confidence। कह रहा है अभी अभी जो नया सा फोकस हमें मिला, न्यू फाउंड फोकस है, और किस पे? कंज्यूमर्स पे, और साथ ही साथ किसके? उस वाइडर व्यू के, जो है उस नीड की जो सेफ गार्ड करने की है प्राइवेसी को। और ये जो प्राइवेसी है ये रिलेशन में है, जुड़ी हुई है पर्सनल डेटा के, आपके और मेरे, हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे। कह रहे ये जो सारा फोकस है ना इस प्राइवेसी को सेफ गार्ड करने का कंज्यूमर्स के ऊपर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कह रहा है इसको बूस्ट कर देना चाहिए आपके और मेरे कॉन्फिडेंस को, यूज़र कॉन्फिडेंस को, और इसको एंड इंश्योर कर देना चाहिए अ सेफ सिक्योर फ्री एंड फेयर डिजिटल इन्वायरमेंट। एक ऐसा इन्वायरमेंट जो इस सभी तरह का है, सेफ है, सिक्योर है, फ्री है, निष्पक्ष है, जस्ट है, फेयर है, इस टाइप का होना चाहिए। तो वेलकम कर रहा है सरकार के मूव को कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इससे बहुत फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में सभी ऑनलाइन यूजर्स को जो ई कॉमर्स वेबसाइट को यूज़ करते हैं। फोकस की वर्ब है शुड बूस्ट, ठीक है, और दूसरी वर्ब है शुड इंश्योर। शुड दोनों जगह लगा हुआ है, एक बार लगा दिया, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इंश्योर करना, सुनिश्चित करना। और कुछ देखने वाला है नहीं, आर्टिकल आपका पूरा हो गया। आ जाओ अपने क्विज पे जल्दी से, बताना कमेंट्स में आज का आर्टिकल आपको कैसा लगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पूछ रहा है आपसे कि पैसेज का क्या व्यू है उस रिलेशनशिप पे जो है इंटरनेट कंपनियों की और यूज़र डेटा की। इंटरनेट कंपनियां यूज़र डेटा का क्या करती हैं, क्या रिश्ता है दोनों का आपस में, मेरे डेटा में और फेसबुक के प्रॉफिट्स में। तो वो रिलेशन आपको बताना है। ये कलेक्ट ही नहीं करती हैं डेटा को, बड़ी ही आलसी कंपनियां हैं, डेटा यूज़ ही नहीं करती हैं, ना कलेक्ट करती हैं, या छोटा मोटा कुछ स्मॉलर प्रॉफिट कर लेती हैं, चिंदी चोरी कर लेती हैं, है ना, इस डेटा से छोटी मोटी, या फिर बड़े बड़े पैसे को कमाती हैं, प्रॉफिट्स को आवाज़ करती हैं इसी डेटा का इस्तेमाल करके, या फिर इस डेटा का उनके प्रॉफिट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, इकट्ठा जरूर करती हैं लेकिन एक पैसा भी, चवन्नी भी उससे नहीं कमा पा रही। तो चारों में से क्या लगता है आपको आंसर? बड़ा आसान है, ये वही वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर अगर गलत निकल जाए तो आप अपना खुद का कान मरोड़ सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, वहाँ से मैच कर लेना। सेकंड पे आ जाओ। पैसेज का क्या पोजीशन है भारत सरकार के पास्ट एफर्ट्स पे जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के थे। क्या लगता है इस पैसेज के हिसाब से आपको भारत सरकार अभी तक क्या करती आई है ई कॉमर्स के ऊपर जब भी कानून बनाती है? कंज्यूमर की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती थी भारत सरकार, ये बदमाशियों को रोकने की कोशिश करती थी और सक्सेसफुल रही थी भारत सरकार। भारत सरकार सिर्फ ये चाहती थी कि कैसे भी करके टैक्स की चोरी हो जाए, प्रमोट करे वो, है ना, टैक्स की चोरी को। या फिर भारत सरकार जो है ओवरलुक करती आ रही थी, नज़रअंदाज करती आ रही थी आपके और मेरे इंटरेस्ट को, अभी तक, अनटिल रिसेंटली। आसान क्वेश्चन है भाई, सबका सही होना चाहिए। आज आंसर डाल दिया फर्स्ट कमेंट में, हिंदी में समझा दिया मीनिंग, अब कितना तो आप खुद से भी कर पाओगे ना। थर्ड और फोर्थ, थर्ड में ईडीएम है। ईडीएम क्या है? ये भी वन वर्ड ही है, ठीक है, थर्ड भी वन वर्ड है और फोर्थ भी वन वर्ड है। थर्ड में आपसे पूछा है जी करेंसी, नोट या सिक्के को छापने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, और फोर्थ में आपसे पूछा है किसी नए टर्म, शब्द या किसी वर्ड को इजाद करने को या फॉर्म करने को क्या बोलते हैं। तो याद है ना वो सिक्का, कॉइन, वो वाले वही वर्ड्स जो है वन वर्ड्स आपको लिखने हैं। पांचवा पूछा है वर्ड सिनोनिम इंसीडियस का, जो इनसाइड है हमारे अस है वही इंसीडियस है, क्या आंसर बनाओगे? ए बी दोनों है, बी सी दोनों है, ए है, बी है, या अकेला सी है। छवें, सातवें, आठवें में 3 एरर्स मिलेंगी। 2 एरर्स तो वही हैं जो मैंने आपको सिखाई हैं ड्यूरिंग द आर्टिकल, ठीक है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स वाली। डाई ट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन सी हैं? टेल है, आस्क है, बाय है, गिफ्ट है, ये सारी डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, है ना। गिव है, टीच है, ये सारी डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। तो इन डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स के फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है आपको और बताना है क्या स्ट्रक्चर में गलती है। और एक एरर मैंने बाहर से डाल दी, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो मैं आज आपको करवा नहीं रहा हूँ, मतलब करवा चुके हैं बहुत बार, आना चाहिए आपको। अवॉइड वर्ब के आसपास भी आपको एक एरर मिलेगी, उसको भी करेक्ट करना है।
8 के जवाब मिलेंगे फर्स्ट कमेंट में। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले मेरे कमेंट से अपने को मैच करें और मुझे बताएं। मुलाकात लेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कल, टुमारो। अंटिल देन साइनिंग।